So, my name is Vineet, and today my topic of presentation is carboxylic acid and their derivatives. So, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेमेस्टर थर्ड में हमारा ये टॉपिक प्रेजेंट है। सो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ एच एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। या तो आप इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, हालांकि कार्बोक्सिल ग्रुप दो अलग अलग ग्रुप से मिलकर बना होता है। वन इज़ कार्बोनिल ग्रुप एंड द अदर वन इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्रुप बनता है टोटल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसीलिए सी डबल बॉन्ड ओ एच में हम दोनों ही ग्रुप्स का नाम ऐड करते हैं। कार्बोनिल के लिए हम कार्बो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल के लिए हम ग्जिल ग्रुप, ग्जिल नेम जो है यहाँ पर हम लेते हैं। सो कार्बोक्सिल ग्रुप इज द टोटल नेम ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एलिफेटिक और एरोमेटिक कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप किस कार्बन चेन से अटैच्ड है। अगर वो एरोमेटिक कार्बन चेन से अटैच्ड है सो उसको हम बोलते हैं कैरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर वो एक एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटायरिक एसिड या कैप्रोइक एसिड या और भी जितने एसिड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एलिफेटिक एसिड्स। और जो आपके ऐसे एसिड्स जो कि जैसे बेंजोइक एसिड हुआ, सैलिसिलिक एसिड हुआ, कि उसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच आपका किससे अटैच होता है? जनरली कार्बोक्स उससे एरोमेटिक रिंग से। सो इस वजह से हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉमेनक्लेचर आप देख लो इसका। फर्स्ट इज मिथेनोइक एसिड, HCOOH। अगर एक ही कार्बन प्रेजेंट है रिंग के अंदर, सॉरी रिंग के अंदर नहीं, एक ही कार्बन प्रेजेंट है एलिफेटिक चेन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, या इसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज़ करते हैं, और कार्बन चेन अगर दो की है तो इथेन कार्बन चेन है, और ओइक एसिड हम सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड या कॉमनली प्रोपेनोइक एसिटिक एसिड। थर्ड इज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड या इसको हम प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। ब्यूटायरिक एसिड मीन्स चार कार्बन की चेन है, तो C3 एक दो तीन चार, चार कार्बन की जो चेन है उसको हम बोल देंगे ब्यूटायरिक एसिड कॉमनली, और ब्यूटेनोइक एसिड इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये आप देख सकते हैं, 1 से लेके जितने भी 20 कार्बन्स तक हैं उसको हम नोमेनक्लेचर उसका हम करते हैं मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नॉनेनोइक, डेकेनोइक, डोडेकेनोइक, टेट्राडेकेनोइक, हेक्साडेकेनोइक, ऑक्टाडेकेनोइक, आइकोसेनोइक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइकोसेनोइक में 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग 18 CH2 ग्रुप्स, 1 CH3 एंड 1 कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर वही, सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट को बीटा, उससे नेक्स्ट को गामा, और उससे नेक्स्ट को डेल्टा। सो सक्सेसिवली ये ऑर्डर होता है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। कॉमन नेम में हम बेसिकली इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ। जैसे ये एक आप सपोज करो, दो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आप। IUPAC अगर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे तो IUPAC नेम इसका क्या होगा? अब यहाँ पे जो ब्रोमो ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है? जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसके कार्बन को हम नंबर 1 प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद वाले सभी कार्बन्स को हम बाद की प्रेफरेंस देते हैं। सो जो ब्रोमीन है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। देयरफॉर ये अगर हम IUPAC सिस्टम में से देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो, और कितने की चेन है? 1 2 3 4 5 6 की, तो हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे ही कॉमन नेम में अगर हम इसको देखेंगे तो फिर हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम 2 की जगह अल्फा लगाएंगे, बिकॉज ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड ब्रोमीन ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे अल्फा ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड। सिमिलरली ये जो है, ये इसको भी आप देख सकते हो। अब इसको अगर आप IUPAC देखोगे, IUPAC सिस्टम में, तो आप क्या देखोगे? 1 2 3 4 कार्बन की जो है ये चेन है, और उसके ऊपर
1 2 थर्ड पोजीशन पे जो है 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। वाइल अगर आप इसको कॉमनली देखोगे कॉमन नोमेनक्लेचर में, तो कॉमन नोमेनक्लेचर में इसका नाम क्या होगा, अल्फा और बीटा। बीटा पोजीशन पे नहीं सॉरी हाँ, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं बीटा पोजीशन पे, सो इसका नाम क्या होगा, बीटा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटेनोइक नहीं, यहाँ पर ब्यूटायरिक यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन जो नेमिंग होती है उसमें हम इसी शब्द का यूज़ करते हैं। फिर स्ट्रक्चर आता है साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स मीन्स जो रिंग के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो प्रेजेंट हों, जैसे इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमें रिंग का नाम पहले लिखना होता है, देन उसके बाद सफिक्स के रूप में हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको अटैच कर देते हैं। सो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही जो साइड वाला है जो है इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही जो थर्ड एग्जाम्पल के तौर पे है इसको हम बोलेंगे 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1 और 4 दो पोजीशंस पे ये लगा हुआ है। कार्बन एटम कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ पे लगा है उसको हम नंबर 1 पोजीशन देते हैं। ये पहले ही मैंने बता दिया आपको कि इसको आप नंबर 1 पोजीशन दो। इसको जैसे इसको अगर आप नेमिंग करोगे इस कंपाउंड की नेमिंग तो कैसे होगी, देखो ये कैसा कंपाउंड है, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन रिंग है, COH ग्रुप भी लगा है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी लगा है। तो नंबर 1 पोजीशन किसको देंगे, जहाँ पे COH ग्रुप अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, उसको नंबर 1 पोजीशन देंगे। और इस वजह से ये जो है आइसोप्रोपाइल सेकंड पोजीशन पे, तो 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कैसे लिखेंगे, वो नंबर 1 पे ब्रोमीन भी लगा है और नंबर 1 पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा है। सो 1 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्योंकि उसके बाद हमें ब्रोमीन के बाद क्लोरो इसको देखना पड़ता है। उसके बाद साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद नॉमेनक्लेचर आता है एरोमेटिक का, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो इसमें कुछ नहीं होता, जहाँ पे जिस रिंग के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है और जिस कार्बन पे अटैच है उसको हम नंबर 1 पोजीशन दे देते हैं। जैसे ये COH अगर एक ही प्रेजेंट है तो नंबर 1 तो इसी को ही मिलेगा, इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड कॉमनली, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इन द IUPAC सिस्टम। उसके बाद सेकंड जो है इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड कॉमनली, और IUPAC सिस्टम में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद थर्ड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कॉमनली इसको कुछ नहीं बोलते, IUPAC ही इसका नाम चलता है, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में 2 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, और इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 3 पोजीशन पे मिथॉक्सी है और 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है। सो H पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली और M बाद में। सो 4 हाइड्रोक्सिल या 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यहाँ पे हम नाम यूज़ करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में। फिर ये जो रिएक्ट एसिड है दिस इज आल्सो कॉमन एसिड, थैलिक एसिड इसको हम बोलते हैं। इससे बनने वाला एनहाइड्राइड उसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, फिनोल्फ्थालीन बनाने में उसका यूज़ होता है। फिर इसे बोलते हैं आइसोप्थैलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं टेरिफ्थैलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कॉमनली 3-4 जो रिएजेंट्स हैं ये भी यूज़ होते हैं कॉमनली। फिर हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ इनकी कैसी हैं। सो देखिए इनकी अगर प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो पोलर कंपाउंड्स हैं, हाईली पोलर कंपाउंड्स हैं, और इनकी पोलैरिटी किस वजह से होती है, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप है, नंबर 1 बात। और इस ग्रुप में खुद ही क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस है। इस पे स्मॉल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर और स्मॉल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर, और इस वजह से स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड होते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस से। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं आपस में।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा इन्हीं में होता है, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इवन तो बेंजीन में तो अगर आप इसको एक इथेनोइक एसिड नाम का अगर कोई भी आप एसिड मिलाओ, तो इथेनोइक एसिड बेंजीन में तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट ही करता है, डाइमर ही की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और तो कैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब। तो इसीलिए क्योंकि इनकी टेंडेंसी टू डाइमराइज और टेंडेंसी टू एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वाटर के साथ ही जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके और सॉल्युबिलिटी इनकी मैक्सिमाइज कर लेते हैं अपनी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी शो करते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर बढ़ते जाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएं, या मैं बात करूं कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन चेन है वो लंबी होती चली जाए, बड़ी होती चली जाए, तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि नॉन पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो सबसे कम सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इनके ड्यू टू डाइमराइजेशन टेंडेंसी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, चेन की लेंथ बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन सीरीज ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यस। एसिडिटी और एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिटी एंड एसिड स्ट्रेंथ कैसी होती है इनकी? एसिडिटी इनकी होती है कम मिनरल एसिड से, और बाकी के जो हमारे अल्कोहल होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं इनसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है। सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी होती है किसी भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो इन्हीं की होती है। इसके अलावा और किसी भी ऑर्गेनिक की कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मिनरल एसिड्स तो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इनसे कंपैरिजन में नहीं हो देती क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग होते ही होते हैं, बिकॉज वो तो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, इस वजह से वो तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स उनसे कम स्ट्रॉन्ग है, बट और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फिनोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये होते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं फिनोल्स से? क्योंकि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन जो बनता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? कार्बन के ऊपर। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है तो वो कम स्टेबल है, वाइल कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है तो ज़्यादा स्टेबल है। सो इसीलिए जो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, इसलिए उनकी जो बनने की रेट होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक जी। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन जो सॉल्ट बना है, सॉल्ट मीन्स जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो कार्बोक्सिलेट आयन अगर ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी जो नेगेटिव चार्ज टेंडेंसी है उसको कोई डिस्पर्ज करेगा, नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की उसकी टेंडेंसी है, उसको डिस्पर्जल उसके नेगेटिव चार्ज का जो ज़्यादा करेगा वो इससे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। सो एसिडिटी किससे होती है इसकी? कार्बोक्सिल ग्रुप से, कार्बोक्सिलेट आयन से। सो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बोक्सिलेट आयन से अटैच्ड होंगे उतनी ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे अगर CF3COH, अब ये ऑर्डर देखिए एक बार सॉल्युबिलिटी का, CF3COOH जो है अगर ये आ जाए एज एन एसिड तो इससे बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो तो हाईली स्टेबल होगा क्योंकि उसके ऊपर तो 3 फ्लोरीन एटम्स जो होंगे वो -I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट लगाएंगे, और उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अच्छे से डिस्पर्जल किया जाएगा उसके नेगेटिव चार्ज का बाय 3 फ्लोरीन एटम्स, बिकॉज फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। -I इफेक्ट इसका सबसे हाईएस्ट होता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन 3 क्लोरीन, देन 2 क्लोरीन, और फिर नाइट्रो ग्रुप, और उसके बाद में सबसे ये due to the resonance effect phenyl or vinyl groups to increase the acidity of carboxyl in spite decreasing the acidity due to induction effect। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक जैसे विनाइल ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं सॉरी, जो
आपके एल्किनाइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे विनाइल ग्रुप हुआ, फिनाइल ग्रुप हुआ। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये तो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे ये विनाइल ग्रुप यहाँ पे आप देखो, सो दिस इज अ विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH अब ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करके क्या करेगा, ये जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा उसका। जैसे वो इलेक्ट्रॉन उसके खींचने शुरू करेगा, दैट मीन्स उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन नंबर 1 कैसे कराते हैं हम, इथेनॉल लो, इथेनॉल के ऊपर कॉमनली 2-3 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, न्यूट्रल या अल्कलाइन के MnO4, अल्कलाइन न्यूट्रल या एसिडिक के MnO4, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसको जॉनस रिएजेंट बोलते हैं। वो इसमें जो OH ग्रुप है उसको डायरेक्टली COOH में चेंज किया जा सकता है। जैसे बेंजाइल अल्कोहल है, उसमें जो OH ग्रुप अटैच्ड है उसको भी डायरेक्टली किसमें चेंज किया जा सकता है, COOH ग्रुप के अंदर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं यही लेने हैं हमें। वाइल अगर आपको एल्डिहाइड को CH3COH में करना है तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं, माइल्ड से ही काम चल जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे टॉलेंस रिएजेंट हुए, इनसे भी इनफैक्ट ये हो जाती है रिएक्शन। उसके बाद एल्काइल बेंजीन्स जो होते हैं आपके, एल्काइल बेंजीन्स, उनका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओ तो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, बशर्ते आपके एल्काइल बेंजीन में जो कार्बन अटैच्ड है रिंग के ऊपर उसके अंदर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हों। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो वो रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो जितना भी बड़ा ग्रुप लगा हो बेंजीन के ऊपर वो सारा का सारा ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। जैसे ये दो आप देखिए, दो इथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच हैं, और जो दोनों के दोनों इथाइल ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों इथाइल ग्रुप्स COH ग्रुप्स में चेंज हो जाएंगे जब हम इसकी रिएक्शन एल्कलाइन के MnO4 के साथ में कराएंगे। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन मतलब कार्बन का ऐड होना। कार्बोनेशन रिएक्शंस जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इस रिएक्शन को शो करते हैं। इसमें क्या लेना होता है हमें, Ca2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनका मिक्सचर लेना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर या ड्राई आइस जैसे भी है, ड्राई आइस तो वो बोलते हैं हम सॉलिड CO2 को, और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे लेते हैं। सो ड्राई आइस सॉलिड CO2 को, उसके ऊपर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करो, उससे एक एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। देखिए दिस इज एन एडक्ट, उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम बन जाएगा। जैसे ये रिएक्शन देखो, CH3CH2 MgBr के ऊपर आपने CO2 की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे बन गया। आपने इसमें बेसिकली क्या किया, कार्बन जो है उसको ऐड किया, एक कार्बन इंट्रोड्यूस किया, तो यानी कि आपने कार्बोनेशन रिएक्शन कराई। ठीक है, फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस। अब नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को जब आप किसी साइनाइड सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओगे तो साइनाइड बनेगा, उस साइनाइड की जब आप रिएक्शन कराओगे तो नाइट्राइल्स, और नाइट्राइल्स की जब रिएक्शन कराओगे वाटर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स, यू कैन सी दीज। फिर आती है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शंस वेयर द कार्बोक्सिल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, जिनके अंदर कार्बोक्सिल हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए उसको हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन विच सॉल्ट फॉर्मेशन अकर्स। इन रिएक्शंस में जनरली साल्ट फॉर्मेशन होती है, और इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसी मेटल आयन से। जैसे फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराई आपने KOH से तो पोटेशियम फॉर्मेट बन गया और साथ में वाटर बन गया।
उसके बाद सेकंड रिएक्शन है विद अ वीक बेस। तो ये तो थी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। जैसे वीक बेस हुआ, आपने कराया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आपने कराया तो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराओगी तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, साथ में H2CO3, H2C3 फिर फर्दर जो है वो H2O और CO2 में चेंज हो जाएगा। वीकर एसिड्स लाइक फिनोल्स रिएक्ट ओनली विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH और KOH एंड नॉट रिएक्ट विद NHCO3। ये एक डिस्टिंक्शन का टेस्ट भी होता है। जो फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स बाइकार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करते, फिनोल्स जो है बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, वाइल जो एसिड्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट एक वीक बेस है। वीक बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट कर सकता है, वीक बेस के साथ में वीक एसिड रिएक्ट नहीं कर सकता। वीक एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक जी। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट कर सकता है, वो वीक बेस के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक। तो सॉरी, हाँ ये तो कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में तो रिएक्ट कर ही सकता है, वाइल वीक एसिड एंड वीक बेस आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक। तो जैसे अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी जो फिनोल्स हैं वो क्या हैं, वीक वीक एसिड्स, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। तो वीक एसिड हैं तो उसकी जगह हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। फिनोल की जगह हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड ले लिया। अब बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही इसने रिएक्ट किया उसने क्या बना लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, वाइल फिनोल ने कोई रिएक्शन शो ही नहीं की। सेकेंड है रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स टू फॉर्म एसिड डेरिवेटिव्स। सेकेंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन। इसमें जनरली क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा देते हैं। जैसे हमने अल्कोहल लिया, उसमें OR जो ग्रुप था वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे ऐड हुआ, और न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होकर ईस्टर फॉर्मेशन हो गई। जैसे क्लोराइड आयन था, क्लोराइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हुआ तो एसिड क्लोराइड्स फॉर्म हुए। जैसे कार्बोक्सिल आयंस, अगर उसमें कार्बोक्सिल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हुआ तो वहाँ पे फिर एसिड एनहाइड्राइड्स बन गए। अमोनियम कार्बोनेट ऐड हुआ तो पहले तो अमोनियम सॉल्ट बना, उसके बाद उसकी हीटिंग की तो अमाइड बन गया। देन उसके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम एक बार ये देखते हैं कि उनके डेरिवेटिव्स। अब अगर आपने एसिड क्लोराइड बनाया तो वो किससे बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया। एनहाइड्राइड बना, वो कैसे बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। ईस्टर बनाया, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके। एनहाइड्राइड कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। क्लोराइड, एसिड क्लोराइड किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके जिसके अंदर क्या हो, क्लोरीन हो, PCl3 PCl5 ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अमाइड बनाया। वो कैसे बनाया, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके जो NH2 जो है दे सकता है। ठीक। नोमेनक्लेचर देख लो एक बार इसका। ईस्टर्स को हम एल्काइल एल्केनोइड से जो है लिखते हैं। इसमें हमें एल्काइल ग्रुप को पहले दिखाना होता है और उसके बाद हम एल्केन जो ग्रुप अटैच्ड है कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के साथ में उसको हम लिखते हैं। पहले एल्काइल ग्रुप, वो वाला एल्काइल ग्रुप जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उसको हम लिखते हैं जनरली। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इथाइल इथेनोएट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा ग्रुप लगा जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड था, इथाइल अटैच था तो इथाइल इथेनोएट। ऐसे ही ऑक्सीजन से बेंजाइल अगर अटैच्ड है तो बेंजाइल इथेनोएट हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल अटैच है तो साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेनोएट इसका नाम हो गया। एसिड क्लोराइड्स में सीधा एक एसिड को आइल क्लोराइड से चेंज कर दो। जैसे एल्केनोइक एसिड आप लिखते हैं इसको एल्केनोइक एसिड, बट अब आप इसको एल्केनोइक ना लिख के क्या लिखोगे, एल्केनोइल क्लोराइड।
जैसे ये है आइसोटोमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, टोमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, इसको साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड्स ये रहे, इनको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड्स से। जैसे ये है नंबर 1 2 3, 3 कार्बन जो हैं, 3 कार्बन का एक आपने कोई भी एसिड लिया, 3 कार्बन का एक आपने कोई भी एसिड लिया, तो तीनों के तीनों, दोनों के दोनों 3 कार्बन के हैं, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसको कैसे लिखेंगे, बेंजोइक, क्योंकि दोनों बेंजोइक ग्रुप अटैच है, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड। एमाइड्स, जिसमें हम एन से जो अटैच्ड ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जैसे एसीटामाइड, इसको हम बोलते हैं एसीटामाइड, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, इसको बोलते हैं एसीटनालाइड। ईस्टर्स की रिएक्शंस कैसी होती हैं, अगर ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वही अपने दोनों चीज़ों में चेंज हो जाएगी। जैसे ईस्टर बना है, ईस्टर किससे बना था, अल्कोहल और एसिड से, उन्हीं दोनों में भी टूट भी जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा और अल्कोहल में टूट जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, वाटर की मदद से तोड़ना। वाइल अल्कोहल की मॉलिक्यूल मदद से तोड़ना, इसको बोलते हैं अल्कोहोलिसिस। इसमें क्या होता है, ईस्टर एक्सचेंज, इंटर कन्वर्जन होता है। जो ईस्टर के अंदर जो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, वो मिथॉक्सी ग्रुप अब अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट होगा, और जो एल्काइल ग्रुप, जो एल्कोक्सी ग्रुप अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट है, वो अब ईस्टर के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन आई, सो अमोनिया तो तोड़ता है इसको, 2 पार्ट में से तोड़ देगा। एक तो इसके RC डबल बॉन्ड O इस पार्ट को तोड़ देगा, एक RO इस पार्ट को तोड़ देगा, इसको हम बोलते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन से क्या बन जाएगा, एक तो RCONH2 और एक साथ में बन जाएगा अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये रिड्यूस कर देंगे कार्बोनिल ग्रुप को, एक तो अल्कोहल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स एक्चुअली। और उसके बाद सेकंड है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस। एसिड क्लोराइड्स की क्या रिएक्शन होती हैं, वाटर से रिएक्शन आएगा तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक HCl। अल्कोहल से रिएक्शन आई तो एक ईस्टर बनेगा और एक एसिड। अमोनिया से रिएक्शन आई तो क्लोरीन को रिप्लेस करके RCONH2 अमाइड जो बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। और RCOCl अगर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन आई तो एक कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अगेन क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल जो है वो बना देगा। एसिड एंड हाइड्राइड्स की रिएक्शन वाटर से आई तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्योंकि बने भी उससे ही थे, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में टूट जाएंगे। ईस्टर के साथ, मतलब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन आई तो ईस्टर फॉर्मेशन होगी, ईस्टर, एक ईस्टर की फॉर्मेशन और एक एसिड की फॉर्मेशन। एक ईस्टर की फॉर्मेशन और एक एसिड की फॉर्मेशन। अमोनिया से रिएक्शन आई, एक अमाइड की फॉर्मेशन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर फिलक्राफ्ट डिसाइलेशन से कीटोन की और रिडक्शन से अल्कोहल की, 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल्स की। अमाइड्स की रिएक्शन आई तो हाइड्रोलिसिस से एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमोनिया। NaOH से रिएक्शन आई तो एक तो अमोनिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंड इज अमोनिया। उसके बाद थर्ड रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आई, सो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। फिर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहला टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट, क्योंकि एसिड होते हैं तो ब्लू, so the test was litmus test. So litmus test was the one test for carboxylic acid, और सेकेंड टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, बट जो फिनोल्स हैं
और जो अल्कोहल्स हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो हैं कंपैरेटिवली वीक एसिड हैं, और ये एक वीक बेस के साथ में रिएक्शन करने से इनकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कतराते ही, रिएक्शन नहीं करते। थर्ड इज ईस्टर, ईस्टर फॉर्मेशन। अब ईस्टर्स जो होते हैं वो एक स्वीट से स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। स्वीट स्मेलिंग मीन्स फ्रेग्रेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर स्मेल होती है और अच्छी स्मेल होती है। अब अगर आपने इस अल्कोहल की रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई तो ईस्टर फॉर्म होगा जनरली। तो अगर वो स्वीट सी स्मेल आई, दैट मीन्स ईस्टर फॉर्म हुआ। ईस्टर फॉर्म हुआ दैट मीन्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रेजेंट था ही, जो आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल डाला, इसी वजह से ईस्टर फॉर्म हुआ होगा, उससे स्मेल आई थी। फ्लोरेसिन टेस्ट, फ्लोरेसिन, जैसे फ्लोरेसिन में क्या होता है, ये किन कार्बोक्सिलिक एसिड से दिया जाता है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड से दिया जाता है जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिल्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे एसिड एनहाइड्राइड हुआ, ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हेन दिस एनहाइड्राइड इज ट्रीटेड विद रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल से अगर इसको ट्रीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एक फ्लोरेसेंट डाई जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिन फॉर्म होती है। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं फ्लोरोसिन टेस्ट। देख लो ये रिएक्शन, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड को अगर आपने रिसोर्सिनोल से ट्रीट करवाया, फ्लोरोसिन बना, दैट मीन्स ये रिएक्शन में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था, सो इस वजह से ये रिएक्शन हुई। फिर आप देख लो तीनों ही टेस्ट के ऑब्जर्वेशंस। लिटमस टेस्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो है एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि ब्रिक एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। एफरवेसेंस मीन्स एकदम से भाप सी, एफरवेसेंस मीन्स एकदम से धुआं सा, जस्ट ऐसे होता है जैसे धुआं सा उठने लगा, वाइट धुआं। तो वाइट धुआं क्योंकि किसकी वजह से प्रेजेंट है, ड्यू टू CO2। एक ऐसी करके एक आवाज़ से प्रोड्यूस होती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। ईस्टर टेस्ट, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं ईस्टर्स, इसकी वजह से उनका टेस्ट दे जाते हैं। फ्लोरेसेंट टेस्ट, अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर फ्लोरेसेंट सोल्यूशन, ग्रीन सा एक फ्लोरेसेंट डाई का सोल्यूशन हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा अगर एसिड प्रेजेंट है तो। फिर इनके यूजेस, फैटी एसिड्स जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे एक तरह से फैटी एसिड ही तो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों के लिए या और किसी चीज़ के लिए भी ये ओमेगा 3 इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये फैटी एसिड ही। हायर फैटी एसिड्स तो हम उनको प्रिपेयर करते हैं हम सोप्स वगैरह के लिए, सोप सेपोनिफिकेशन रिएक्शंस में इनका यूज़ होता है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यूज़ होता है वो सोप की मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। दूसरा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में, से आपकी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, ये सब कुछ बनाने में यूज़ होता है। दूसरा, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अब ये कैसा कंपाउंड है, एक चिलेटिंग लिगेंड है, और ये कंपाउंड किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो बेसिकली एक कंपाउंड है, तो ये भी यूज़ है इसका। हेक्सेन डायोनिक एसिड जो है वो एक नाइलॉन 66 नाम का पॉलीमर है, उसको बनाने में यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल्स में कई यूज़ होते हैं इनके, ड्रग्स वगैरह प्रिपेयर करने में बहुत यूज़ होते हैं इनके। ड्रग्स में क्यों, क्योंकि जैसे आपने सपोज करो आपने अमाइड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अमाइड बनाया, अमाइड जो है वो जनरली किस में यूज़ हो जाते हैं, मेडिसिन में। तो फार्मास्यूटिकल्स में जैसे आपके हिप्नोटिक ड्रग्स हैं उसमें अमाइड्स यूज़ होते हैं, तो अमाइड्स किससे बने, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ मैनी पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स का प्रोडक्शन भी किससे होता है आपका, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वजह से। So this was all about this chapter. This was all about this topic, actually, carboxylic acid and derivatives. And this is from my side. This was my presentation. Hope you like it. Thank you so much.